से हटाओ ना, ऑटो इधर लाओ। हाँ ऑटो। ए भैया का लिखो तनी पढ़ के बताओ। ये कहानी महज एक कहानी ना होकर एक इश्तिहार है, जन सामान्य को ये सूचित करने के लिए कि बस्ती जिले के मुंडेरवा के निवासी अयोध्या प्रसाद त्रिपाठी पिता हुकुमदेव त्रिपाठी अपना दिमागी संतुलन खो बैठे हैं। अरे इस इश्तिहार का प्रकाशन उनको सतर्क करने के लिए है जो अयोध्या बाबू से परिचित हैं और पिछले 6 महीने से उनसे नहीं मिले हैं और अब मिलने की सोच रहे हैं। यदि आप उनके करीब जाएं और आपको पहचानने में खुद को बिल्कुल असमर्थ घोषित कर दें, तो ऐसे धक्के से आपको सुरक्षित करने के लिए ही इस इश्तिहार रूपी कहानी को सार्वजनिक किया जा रहा है। लेकिन वे पाठक भी कृपया विचलित ना हो जो अयोध्या बाबू से परिचित नहीं है, और उन्हें भी निराश होने की कतई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके मनोरंजन के लिए इसमें तमाम मसाले हैं, रहस्य और रोमांच से भरपूर। का मतलब रहस्य और रोमांच से भरपूर। अच्छा, एक तरह से ये आर्ट और कमर्शियल फिल्म के बीच की बॉर्डर लाइन की कहानी है। आखिरकार बाजारवाद का जमाना है। अयोध्या बाबू को सनके हुए लगभग 6 महीने हो गए। उनकी याददाश्त चले जाने को गांव के लोग सनकना कहते हैं। हाँ, तो अयोध्या बाबू को सनके हुए लगभग 6 महीने हो गए, लेकिन तारीख की मतलब इतनी अस्पष्टता क्यों? आइए आप उस सभी लोगों को निश्चितता के और करीब ले चलते हैं। आपको इससे संदर्भित निश्चित समय, निश्चित दिन और निश्चित तारीख तक बता देते हैं। वो 6 जनवरी सन 2005 दिन बृहस्पतिवार और शाम को 4:45 बजे का समय था। लेकिन ये उनके सनकने का समय नहीं है, बल्कि उनकी सनक का पता लगने का समय है। अब असल में उनका दिमाग ठीक कितने बजे भ्रमित हुआ होगा ये ज्ञात करना तो लगभग असंभव है, लेकिन उनकी जिस गतिविधि से पता लगा कि उनका दिमाग पूरी तरह से बदल चुका है, वो यही समय था जब वे अपनी पत्नी की चिता को आग लगाकर शमशान घाट से वापस लौट रहे थे। और इस बड़े शोध का श्रेय जाता है उनके 26 वर्षीय भतीजे सागर। आइए चाचा जी, चलिए उठ जाइए। मुझे भूख लगी है। हाँ, चलिए चलिए आइए। मुझे भूख लगी है। आपने कल शाम से कुछ नहीं खाया, घर जाते आइए। मुझे आज भूख लगी। तो आज ही लग रही है, आपने कल से कहाँ कुछ खाया? तो कल किसे कहते हो? शायद चाचा जी का दिमाग सुन हो गया। मुझे भूख लगी, मुझे भूख लगी, मुझे भूख लगी, भूख लगी है। उन्होंने तब एकदम जिद करना शुरू कर दिया और उनकी ये जिद तब तक चलती रही थी जब तक कि बाजार से खाना मंगवाकर उन्हें खिला नहीं दिया। मुझे भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी है। चलिए आइए, चलिए चलिए चलिए। यही वो महत्वपूर्ण घटना थी जिसने अयोध्या बाबू को पूरे गांव के सामने एक पागल के रूप में एक्सपोज किया। अयोध्या बाबू के दिमाग के दिग्भ्रमित होने का कारण क्या है, इसे ठीक ठीक बता पाना कठिन है, क्योंकि गांव में भी इस कारण के प्रति कोई सर्वसम्मति नहीं है। अब जितने लोग उतनी तर्क, मैं उन सारी तर्कों को आपके सामने रखूं, उससे बेहतर है कि उनकी पिछली जिंदगी पर प्रकाश डाल दूं और उन सभी घटनाओं को जिनसे उनके पागलपन का कुछ भी संबंध है जो का त्यों रख देती। शायद आप खुद ही कुछ अंदाजा लगा लीजिए। इन घटनाओं के लिए आइए कहानी को थोड़ा फ्लैशबैक लिए चलते हैं। फ्लैशबैक हमें अपनी पिछली अंधेरी दुनिया में ले जाता है। अयोध्या बाबू प्रखंड स्तर के छोटे मोटे सरकारी मुलाजिम थे, BLW यानी विलेज लेवल वर्कर। प्रखंड स्तर पर विभिन्न छोटे मोटे विकास कामों के लिए काम करने वाला एक सरकारी नौकर। एक ऐसी नौकरी जिसके उनको रिटायरमेंट के वक्त वेतन मिलता था 9,638 रुपए, और आज जबकि उनके रिटायरमेंट को पूरे 1 वर्ष हो चुका है, उन्हें लगभग 4,500 रुपए पेंशन मिल रही है। यह महज एक संयोग है कि अयोध्या बाबू की पत्नी शकुंतला त्रिपाठी भी ठीक उन्हीं की तरह इसी नौकरी में थी। लेकिन जब अयोध्या बाबू की शादी हुई थी तब उनकी पत्नी को नौकरी नहीं मिली थी। शादी के लगभग 2 वर्ष बाद उनको नौकरी मिली। अयोध्या बाबू अपने बारे में बताया करते थे कि उनकी एक ही समय पर 2 जगह नियुक्ति, एक तो BLW और दूसरी सरकारी स्कूल में मास्टरी की।
लेकिन उन्होंने अपने आप को बिना एक पल भी संकोच में डाले BLW की नौकरी को प्राथमिकता दी। वे कहते थे जमीनी स्तर पर काम करने का आनंद ही कुछ और है। अयोध्या बाबू की पत्नी शकुंतला त्रिपाठी की नौकरी तो उनके अपने ही प्रखंड में थी, अयोध्या बाबू के बगल के प्रखंड में। अयोध्या बाबू ताम उम्र एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति रहे। उन्होंने अपने पूरे जीवन में नौकरी को ही अधिक महत्व दिया और उन्होंने नौकरी को अधिक महत्व दिया और नौकरी में भी उन्होंने हमेशा जूनियर स्तर पे काम किया। वे जिस भी प्रखंड में रहे वहां के लोगों ने उन्हें बेहद प्यार किया, लेकिन वहां के अफसरों ने उन्हें बिल्कुल ही नापसंद। लेकिन अयोध्या बाबू की चिंता का विषय कभी नहीं रहा कि कौन उन्हें पसंद करता है और कौन नापसंद। उनकी नजर में हमेशा वे गरीब लोग रहे जिन तक उन्हें सरकारी फंड को पूरी ईमानदारी के साथ पहुंचाना था। अयोध्या बाबू जहाँ भी नौकरी करने पहुंचे, उन्हें पता चला सरकारी किसी भी फंड में अधिकारियों और कर्मचारियों का कमीशन निश्चित ही रहा, लेकिन वेतन से तो कोई भी पैसा अयोध्या बाबू की नैतिकता के खिलाफ था। उनकी इस नैतिकता ने भले उनके मोराल को बचाए रखा हो, लेकिन व्यवहारिक स्तर पर इसकी परिणति नौकरी के पूरे काल में विभिन्न तबादलों के रूप में हमेशा झेलनी पड़ी। गांव वालों को 1996 की बाढ़ अब भी याद है और उसमें की गई अयोध्या बाबू की पहल। पूरा गांव जलमग्न था, ठाकुरवाड़ी का पूरा दरवाजा ही गायब। तब लोग पनाह ले रहे थे ठाकुरवाड़ी के ऊपर, स्कूल के ऊपर, ब्लॉक के ऊपर या फिर राजवीर बाबू जैसे अमीर लोगों की छत पर। लोग जब देखते थे तो उन्हें दूर दूर तक सिर्फ पानी पानी दिखता था और उसी दूर दूर तक बिखरे पानी में एक नाव में आते हुए दिखते थे अयोध्या बाबू राहत सामग्री के साथ। ठाकुरवाड़ी की छत पर से दूर से तब वो एक कागज की नाव की तरह दिखती थी, लेकिन धीरे धीरे नजदीक आते सब स्पष्टता छटती जाती। पहले नाव स्पष्ट होती थी, फिर नाविक और अपने सहकर्मियों के साथ अयोध्या बाबू, और फिर सबसे बाद में स्पष्ट होती थी चूड़ा और गुड़ के भरे पैकेट्स की बोली। क्या नाम? हमारा नाम मैकू। आपका? आपका नाम शंभू। हाँ बताओ, काका नुकसान हुआ? अरे बाबूजी, बाढ़ में सब कुछ बह गया बाबूजी, सारी फसल बर्बाद हो गई बाबूजी। सब कुछ बाबूजी। अच्छा, परेशान हो, ये जाओ दे दो। हाँ नाम बताओ। सब राजेश। राजेश। बाप का? सीताराम। सीताराम। बताओ राजेश, काका नुकसान हुआ? सब हमारी ठेलिया थी सब, अच्छा, उसी से रोजी रोटी चलती थी, सब बर्बाद हो गया, सब डूब गया। अच्छा राजेश, लो सामान ले लो। हाँ नाम बोलो। राम दुलारी साहब। राम दुलारी। आदमी का? राम किशोर। राम किशोर। हाँ बताओ, काका नुकसान हुआ? साहब 4 की बकरियां थी, उसी से जीवन चलता था, सब बह गया बाढ़ में। दोनों जान माल का नुकसान तो ना हुआ? नहीं साहब। अच्छा ठीक है, लो सामान रख लो। हाँ नाम बोलो। चंदा। चंदा। आदमी का? हाय दैया, उनको नाम कैसे बताएं? अरे किसी को इसके आदमी का नाम मालूम है? सब राजा नाम ऐसे आदमी का। राजा नाम। हाँ बताओ, काका नुकसान हुआ? हमारा घर टूट गया, भैंसिया मार गई, सब कुछ खत्म हो गया। अच्छा ठीक है, रो ना सामान। हाँ नाम बोलो। सब रामलाल। रामलाल। आपका? योगेश। हाँ रामलाल बताओ। साहब पाई जोड़ के पैसा जमा किए थे, अगले महीने बिटिया की शादी के साथ सब बर्बाद हो गया। बिटिया की शादी है? रामलाल ये कुछ रुपया सामान रख लो, सब सही हो जाएगा। देखो, जिसका जो नुकसान हुआ है सब हमने इसमें नोट कर दिया है और सारा रिपोर्ट हम जाके सरकार के पास जमा करेंगे। अब कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा भरपाई हम करा सकें। कोशिश हमारी पूरी रहेगी, बाकी उनकी इच्छा। धन्यवाद साहब।
इससे पहले बाढ़ में कभी गांव वालों का इतना ध्यान रखा गया हो उन्हें याद नहीं। यही कारण है कि उस बाढ़ के बाद अयोध्या बाबू उस प्रखंड के अगल बगल सारे प्रखंडों के लिए एक नायक के रूप में उभरे। लोगों ने तब पहली बार पंचायत सेवक की महत्ता को स्वीकार किया। अब तक वो इन आपदाओं में सिर्फ प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ को ही जानते थे। हम आगे बढ़ते जाते हैं और इतिहास बनता जाता है। ये पहला मौका था जब गांव वाले ये जान सकते थे कि ग्रामीण विकास के बरस पंचायत सेवक की भी अपनी एक अहमियत है। इतिहास की घटनाओं की तरफ जाएं तो टीएन सेशन जैसे एक मुख्य निर्वाचन आयोग द्वारा अपने पद की महत्ता को प्रतिष्ठापित करने का समय था। टीएन सेशन की लहर तब पूरे देश में थी। चूंकि टीएन सेशन और अयोध्या बाबू की घटनाओं में एक समतुल्यता थी, इसीलिए गांव वालों ने अयोध्या बाबू के बड़े प्रयास के बाद उस बाढ़ से सकुशल निकलने पर उन्हें टीएन सेशन का खिताब दिया। मैडम, ये महज एक संयोग हो सकता है, लेकिन दिलचस्प कि 11 दिसंबर को जिस दिन टीएन सेशन अपने पद से सेवानिवृत्त हुए, उसी दिन अयोध्या बाबू को अपने नौकरी के काल का एक और तबादला दिया गया था। अयोध्या बाबू धार्मिक व्यक्ति है। नियमित पूजा पाठ उनकी दिनचर्या में शामिल था, लेकिन वे धार्मिक होने और सांप्रदायिक होने के अंतर को बखूबी जानते थे। वे जानते थे धर्म की आड़ लेकर सांप्रदायिक होना और संप्रदाय के बहाने खून खराबा उनकी नियत के बिल्कुल विपरीत था। और अयोध्या में 1992 में हुए बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय तो वे बिल्कुल आपा खो बैठे थे। तब लोगों ने देखा था कि 3 दिनों तक गांव में नदी किनारे बांध पर वो बिल्कुल एक बदहवास की तरह घूमते नजर आए थे और लोगों के पूछने पर वो सिर्फ इतना कहते थे, नदी में पानी बहुत है, कहीं आग लगे तो यहीं से ले जाना। लेकिन गुजरात दंगों के समय तो उनमें बोलने तक की ताकत नहीं रह गई। अयोध्या बाबू इतने आहत थे कि 4 दिनों तक दरवाजे पर बैठे दीवार को एकटक घूरते रहे। ये दोनों घटनाएं लोगों के लिए उनके संदर्भ में एक दौरे की तरह थी। लेकिन आज जब उनका सनकना घोषित हो चुका है, तब 6 दिसंबर 1992 बाबरी मस्जिद विध्वंस को उनके पागलपन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। राजनीतिक स्तर पर अयोध्या बाबू की समझ एकदम साफ थी। उन्होंने कभी किसी पार्टी विशेष के विचारों को शब्दशः ना तो स्वीकार किया और ना ही जरूरत समझा। हाँ, अगर वो किसी राजनीतिक व्यक्ति से प्रभावित थे तो वो थे जयप्रकाश नारायण, जिसकी खास वजह यह थी वो उनके छात्र आंदोलन से काफी प्रभावित थे। उनका अपना मानना था, भंवर में फंसे इस देश को अगर कोई पार लगा सकता है तो वो है इस देश के नौजवान। उनकी सारी आशाएं टिकी थी इन्हीं नौजवानों पर। उन्हें ऐसा प्रतीत होता एक जेपी ही ऐसे थे जो इस देश की समस्याओं के समाधान ढूंढने के काफी करीब पहुंचे। आज अगर वो स्वस्थ होते और उनकी याददाश्त उनके कब्जे में होती तो वो बता पाते 1990 में मंडल आयोग कमीशन के विरोध में जब छात्रों ने आरक्षण का विरोध किया था तो वो अंदर से कितने खुश हुए थे। अयोध्या बाबू के लिए यह मुद्दा महत्वपूर्ण नहीं था कि पिछड़ों के लिए 27% आरक्षण को लागू करना उचित है या अनुचित। उनके लिए यह महत्वपूर्ण था कि छात्रों ने सिस्टम के आगे खड़ा होने का माध्यम दिखाया था। उन्हें लगा 20 वर्ष बाद ही सही, जेपी आंदोलन के बाद देश में छात्रों का कोई आंदोलन तो हुआ। तब पत्रिकाओं में प्रकाशित धधकती आग की लपटों के बीच राजीव गोस्वामी का शरीर एक सुकून प्रदान करता था और वह मन में सोचते थे, अब ये देश अपने सुधार के बरक्स आत्मदान मांगता है, और वह जोश से भर जाते। उनका एक पुत्र भी था जिसका नाम दिव्यांशु त्रिपाठी था, परंतु ये शायद उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी विडंबना थी।
कि जिन नवयुवकों और छात्रों की क्रांति के सपने वो ताउम्र सजोए रहे, उनके अपने खुद के पुत्र ने ना ही छात्र जीवन में और ना ही उसके बाद कोई ऐसा काम किया जो उनके कलेजे को ठंडक प्रदान कर सके। उसके छात्र जीवन का जब शुरुआती दौर चल रहा था, तब जीवन के संघर्ष से बचने का एक हथकंडा उसके हाथ लग गया। 1990 ही वो वर्ष था जब वो 12वीं पास कर ग्रेजुएशन के लिए बनारस जा रहा था। ग्रेजुएशन जैसे तैसे उसने 2वीं श्रेणी में तो पास कर लिया, लेकिन उसके बाद 5 वर्षों तक लगातार कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा में उसने सफलता हासिल नहीं की। पिता पुत्र से 5 वर्षों तक लगातार उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन 5 वर्ष एक लंबा अंतराल होता है। छुट्टी पर आए पुत्र से जब पिता ने उसकी असफलता का कारण जानना चाहा, तो पिछले 7-8 वर्ष पहले का कुछ रुका हुआ सा एकदम से बाहर आ गया। तुम पिछले 4 वर्षों से बनारस में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। मैंने कुछ नहीं कहा, इस वर्ष भी तुम असफल रह गए। मैं जान सकता हूं उसका कारण? सवर्णों का कुछ नहीं हो सकता। सारी की सारी नौकरी सारे शूद्र लेंगे। अयोध्या बाबू ने एक ही झटके में अपनी पुत्र की इस असफलता के कारण को जान लिया। वो जान चुके थे उनका पुत्र एक ऐसा योद्धा है जिसने कुरुक्षेत्र में उतरने से पहले ही अपने शस्त्रों को बाहर रख छोड़ा है। वे जानते थे हार चुका व्यक्ति कभी भी जीतने का प्रयास नहीं कर सकता। उन्होंने इस यथार्थ को स्वीकार करने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लिया, और जब उन्होंने इस यथार्थ को स्वीकार कर लिया तो इसको क्रियान्वित करने में भी वक्त नहीं लिया। उन्होंने सर्वप्रथम बनारस से अपने पुत्र को वापस बुलाया, फिर उसकी शादी कर। शादी एक ऐसी चीज थी जिससे उन्हें उम्मीद थी कि विभ्यांशु अपनी जिम्मेदारी को समझ लेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। इन सालों में विभ्यांशु चौक पर इस गली से उस गली, इस दुकान से उस दुकान अपने दोस्तों के साथ घूमता रहा, और अयोध्या बाबू के दिल के भीतरी कोनों में जो बची हुई थोड़ी बहुत उम्मीद की किरण थी, वो भी धीरे धीरे बुझती रही। और वो दिन अयोध्या बाबू के लिए काफी शर्मनाक रहा जब वो बाजार से लौट रहे थे। विभ्यांशु चौक पर अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। विभ्यांशु ने राह चलते हुए एक बच्चे को बुलाकर बिल्कुल ही टपोरी अंदाज में पूछा, हाँ इधर आ। क्या नाम है तेरा? नितिन। बिल्ला बंद कर। पिता का नाम? अशोक। कहाँ रहता है? यही बगल वाली गली। हाँ वहाँ पीछे? हाँ। कितने भाई हो? 2। तो 3 होते तो क्या करे, बाप को गोली मार देते भाई। अयोध्या बाबू ने महसूस किया ये उनके पुत्र के बेकारी और बेरोजगारी का आलम का चरम है। उन्हें ऐसा लगा उनका ये रत्न उनके सहायता के बिना खड़े होने का प्रयत्न भी नहीं कर सकता। उन्होंने अपने पुत्र की जिंदगी को संवारने के लिए 2 लाख रुपए निवेश करने का सोचा। उस निवेश का प्रतिफल यह हुआ, मील रोड के अंतिम छोर पर एक गारमेंट की दुकान खोली गई जिसका नाम था सुरभि गारमेंट। आप सोचेंगे क्यों? आप जरूर सोच रहे होंगे सुरभि या तो विभ्यांशु की मां का नाम होगा या विभ्यांशु की पत्नी का। लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं है, इसीलिए ये प्रश्न कई दिनों तक घर वालों को भी मत्ता रहता। लेकिन वास्तविकता तो सिर्फ विभ्यांशु को पता थी। इस सुरभि नाम से जहां उसका अतीत जुड़ा था, वहीं उसका भविष्य। सुरभि उसका पहला प्यार था। सुरभि बनारस की वो लड़की जो बीएससी ऑनर्स पढ़ती थी और 8वें दशक की नायिका की तरह शॉर्ट कुर्ता और तंग पैजामा पहना करती। सुरभि बनारस की वो लड़की जिसके पिता एक शिक्षक थे और जिसके घर के कैंपस में ही लड़कों के रहने के लिए एक लॉज बना हुआ था। सुरभि बनारस की वो लड़की जो अब बनारस में रहती रही। सुरभि का पति मुगल सराय में स्टेट बैंक में मैनेजर था। बनारस छोड़ने से पहले पिछले 3 वर्षों से विभ्यांशु उस लाज में था, और उन 3 वर्षों में पौने 3 वर्षों से सुरभि उसके दिल में। जब विभ्यांशु ने उस लाज में शिफ्ट किया था, तब सुरभि अपने ननिहाल गई। 3 महीने बाद जब वो घर लौटी, तब वो विभ्यांशु की जिंदगी में एक नई जिंदगी के रूप में, एक खुशी, एक जीवंतता, एक लक्ष्य। सुरभि के बीएससी ऑनर्स का वो प्रथम वर्ष था। वो अपना ध्यान रसायन शास्त्र में लगाती रही और विभ्यांशु उसके जिस्म। सुरभि के कॉलेज आने जाने का समय तय था और विभ्यांशु का भी बाहर बैठकर
उसे निहारने। कोई जरूरी से जरूरी काम क्यों ना हो, सुरभि ने आज तक कॉलेज मिस नहीं किया और विभ्यांशु ने उसे देखा। कि पिछले 3 वर्षों से अनवरत चले आ रहे उसके इस त्याग और कष्ट को एक दिन सुरभि अवश्य समझेगी और उसकी हो जाएगी। लेकिन तब उसको एक जोरदार झटका लगा जब उसकी शादी फिक्स हो गई। ये वही झटका था जिसके तुरंत बाद जाकर विभ्यांशु ने अपने पिता के सामने अपनी असफलता का राज खोल दिया था और उसके पिता ने उसे बनारस से वापस बुला लिया। बनारस छोड़ते हुए विभ्यांशु ने यह प्रण लिया कि भले ही उसका प्रेम उसका नाम हो पाया, लेकिन उस नाम को वो अपनी जिंदगी से कभी अलग नहीं होने देगा। उसने ये निश्चय किया कि अगर कभी उसकी पुत्री हुई तब वो उसका नाम रखेगा सुरभि त्रिपाठी। ये दुकान उस पूर्व प्रेमिका के नाम पर है जो मुगल सराय में एक बैंक क्लर्क की पत्नी है और भविष्य में आने वाली उस पुत्री के नाम पर है जो भी पैदा करी होगी। 8वें दशक की नायिका की तरह शॉर्ट कुर्ता और चुस्त पैजामा पहनने वाली सुरभि को ये आज तक पता नहीं चल पाया कि इस दुनिया में एक ऐसी भी दुकान है जहां ये सब बिकता है और जिसका नाम उसके नाम है। लेकिन विभ्यांशु ने अपनी प्रेमिका के नाम को भी मिट्टी में मिला दिया। एक वर्ष भी दुकान ठीक से नहीं चली और उसके ऊपर 2 लाख रुपए का कर्ज चढ़ गया और एक दिन वो घर और दुकान दोनों छोड़कर भाग गया। तब लगभग 6 महीने बाद विभ्यांशु घर वापस आया और इन 6 महीने में वो कहां रहा किसी को पता नहीं। लेकिन हाँ, तब से विभ्यांशु ने और अयोध्या बाबू ने एक दूसरे से कभी बात नहीं। लेकिन यह कष्ट अयोध्या बाबू की जिंदगी का सबसे बड़ा और आखिरी कष्ट नहीं था। उनके जिंदगी के सबसे बड़े कष्ट की शुरुआत तब हुई जब जनवरी के किसी दिन अचानक उनकी पत्नी को पेट दर्द की शुरुआत हुई और यह दर्द गर्भाशय कैंसर के रूप में सामने आया। गर्भाशय कैंसर एक ऐसा कैंसर जिसका पता एकदम अंतिम अवस्था में ही चल पाता है। लखनऊ के पीजीआई में लगभग 4 महीने तक इलाज चला और इन 4 महीने में ही उनकी पत्नी सूख कर एकदम कांटा हो चुकी थी। तब अयोध्या बाबू ने एकदम नजदीक से मौत का भयानक चेहरा देखा और जाना था कि जिंदगी का कष्ट क्या है। 2 बार केमोथेरेपी की गई, सिर के बाल झड़ने लगे। वो महिला जो कभी इतनी मोटी थी कि सीढ़ी पर चढ़ते देख मानो ऐसा प्रतीत होता कि एक मेढक एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी खुदक खुदक कर चढ़ रहा हो।
वही महिला आज बिल्कुल कंकाल बनी बिछावन पर लेटी थी। ये सब अचानक हुआ। ईश्वर ने अयोध्या बाबू को सोचने का वक्त ही कहा दिया, लेकिन उनके दिल के भीतरी कोनों में ये उम्मीद की किरण हमेशा जगमगाती रही कि वो मुझे यूं छोड़कर तो नहीं जाएगी। हॉस्पिटल में अपनी पत्नी की सेवा में एक पांव पर खड़े रहने वाले अयोध्या बाबू के प्रणय की मजबूत डोर तब एकदम टूटती हुई महसूस हुई जब डॉक्टर अस्थाना ने उन्हें अपने चैम्बर में बुलवाया। आप जरा एक मिनट मेरे चेम्बर में आइए। देखिए, आपको हिम्मत से काम लेना है। हम डॉक्टरों की भी एक सीमा है, बाकी सब तो उसके हाथ में। आपकी पत्नी अपनी अंतिम अवस्था में है। मेरे ख्याल से आप उन्हें घर ले जाइए और उनकी इच्छा अनुसार जिंदगी जीने। कितना समय है उसके पास? ज्यादा से ज्यादा 6 महीने। 6 महीने। अयोध्या बाबू अपनी पत्नी की जिंदगी के बचे हुए इन 6 महीनों को काफी खुशनुमा बना देना चाहते थे। वो चाहते थे उनकी पत्नी अपने आगे आने वाली जिंदगी के सारे सुख इन 6 महीनों में जी। खाट पर लेटी दर्द से कराती पत्नी उन्हें तकलीफ देती थी, लेकिन वो उसकी सेवा में एड़ी चोटी एक किए हुए थे। अयोध्या बाबू ने अपनी पत्नी को उन सारी जगहों पर ले जाना चाहा जहां उन्हें पता चला कि कुछ भी सुधार संभव है। वो सारी वर्जिश और परहेज जिनसे कुछ भी सुधार की गुंजाइश थी उन्होंने की, मगर फायदा कुछ भी नहीं दिखा। लोगों ने बताया कि तिरुपति में आयुर्वेद का एक अस्पताल है जहां शायद इसका इलाज संभव है। फिर क्या, ये सूचना अयोध्या बाबू के लिए एक जीवन रक्षक की तरह थी। वे आनंद फानंद में बिछावन पे पड़ी अपनी पत्नी को ले तिरुपति भागे। दूर दक्षिणी में बसे उस अस्पताल का वैद्य या डॉक्टर कोई गोपीनाथन या स्वामीनाथन ना होकर तारकनाथ शास्त्री था, उत्तर प्रदेश वासी, जिसने पता नहीं कैसे वहां की भाषा सीख ली थी, वो भी फर्राटेदार। एक वैद्य या झाड़ फूंक करने वाले की जो छवि अयोध्या बाबू के मन में बसी हुई थी कि वो नाटा सा, मोटा सा या फिर तेंदुअल टाइप का होगा, वो वैद्य तारकनाथ शास्त्री को देखकर एकदम दूर हो गई, क्योंकि वो बिल्कुल लंबे और छरहरे थे। 2 दिन बाद जब अयोध्या बाबू का नंबर आया तब वैद्य तारकनाथ शास्त्री उनकी पत्नी को लगभग 10 मिनट तक एकटक देखते रहे और बगैर हाथ की नब्ज टटोले ही सब कुछ समझ लिया। और फिर अयोध्या बाबू के पास जाकर बगैर कोई भूमिका निभाए बिल्कुल साफ साफ कह दिया, देखिए आपकी पत्नी अब अंतिम अवस्था में है, बचना तो असंभव है। हाँ, दवा से हम कुछ कष्ट कम कर सकते हैं, बाकी ईश्वर की इच्छा। जिस उत्साह के साथ अयोध्या बाबू वहां गए थे, उसी निराशा के साथ वहां से लौटे। किंतु दवा ने उन्हें उतना निराश नहीं किया। दवा ने अपना काम करना शुरू कर दिया और रोगी का कष्ट कम होना शुरू हो गया। हर महीने की दवा अयोध्या बाबू को मनी ऑर्डर से पैसे भेजकर पार्सल से मंगवानी पड़ती थी। एक के पहुंचते ही वो दूसरा मनी ऑर्डर भेज देते। निरंतर दवा का सेवन रोगी की हालत में कुछ ना कुछ सुधार लाता है। पहले दर्द कम हुआ, फिर भूख ठीक हुई और दूसरा फर्क रोगी के चेहरे पर हल्का हल्का दिखने लगा। अयोध्या बाबू ने इन बदलाव को बहुत बारीकी से नोटिस किया। लेकिन हर एक सुकून के ऊपर वैद्य तारकनाथ शास्त्री का संक्षिप्त वाक्य था जो अयोध्या बाबू को चैन नहीं लेने देता। ये रोगी की अंतिम अवस्था है, बचना संभव है। लेकिन अयोध्या बाबू के दिल के भीतरी कोनों में एक थोड़ी बहुत आशा की किरण बची हुई थी, वो भी इसी वाक्य के अंतिम अंश के कारण। बाकी ईश्वर की इच्छा। उन्हें लगता ईश्वर अचानक एक दिन कुछ करने वाले हैं और एकदम से वो स्वस्थ हो जाएंगे। शकुंतला की मेडिकल लीव लगातार बढ़ती जा रही थी। अयोध्या बाबू ने अवकाश प्राप्ति के बाद अपनी छुट्टी का अच्छा उपयोग किया था शकुंतला की सेवा करना। सुबह फल खिलाना,
अखबार की खबरों को पढ़कर सुनाना, दोपहर को कोई ना कोई टीवी का सीरियल दिखाना, घाट पर लेटी शकुंतला को मानस का पाठ हल्की ठंडक प्रदान करता है। और अयोध्या बाबू जानते हैं कि जब पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए शकुंतला को बहुत ही प्रिय है, इसलिए हर रोज एक बार अवश्य ही उसके लिए उसे वो पढ़ दिया करते। लेकिन अयोध्या बाबू ये नहीं जानते हैं आजकल उनकी पत्नी को मानस का एक और नया प्रसंग भाने लगा। लक्ष्मण जी के बाण लगने पर हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए पूरा का पूरा पर्वत उठा लाते और लक्ष्मण जी स्वस्थ हो जाते। शकुंतला बता नहीं पाती, ये बात हमेशा उसके दिमाग में चलती रहती। माँ बाप की मुफ्त की रोटियां तोड़ने वाले विभ्रांशु ने अपने जीवन में सुख का एक नया आयाम दिया। दिन भर मौज मस्ती ले और शाम को जब वो मटर गश्ती करके घर लौटता तो अपनी बीवी के सामने अपनी फरमाइशों की बौछार करता। ये खाना क्या बनाया है? ये शर्ट क्यों नहीं धुली अभी तक? और हाँ, मैं रात में कितनी भी देर से आऊं तो पूछने वाली होती कौन? अयोध्या बाबू ये सब ना तो देखना चाहते थे और ना ही अब उन्हें इन सब बातों से दुख होता था। उन्होंने इन सब बातों से अपने आप को बिल्कुल ही अलग कर दिया था। किंतु आश्चर्य, माँ की बीमारी ने विभ्रांशु पर बहुत गहरा असर डाला। अचानक इस बीमारी ने विभ्रांशु को बड़ा समझदार, बड़ा जिम्मेदार बना दिया। वो बेटे की तरह डॉक्टर के यहाँ भागता था, माँ के पास बैठता था और यहाँ तक कि अपनी पत्नी से माँ की खूब सेवा करने को कहता था। विभ्रांशु ने जल्दी घर आना शुरू कर दिया, पत्नी पर चिल्लाना छोड़ दिया और यहाँ तक कि अपने पिता का कभी कभी सामना करना भी शुरू कर दिया। अयोध्या बाबू अपने बेटे के चेहरे के दुख और परेशानियों को पढ़कर अंदर से आनंद महसूस करते थे। उन्हें जैसे महसूस होता था कि उनका विभ्रांशु अपने वापस मिल गया है। तिरुपति से लौटने पर विभ्रांशु ने काफी गंभीर होकर अपने पिता से पूछा था, बाबूजी, वैद्य ने क्या कहा? वैद्य ने कहा है मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन दवा से मृत्यु को टाला जा सकता है, वो भी साल या 2 साल। अयोध्या बाबू ने देखा विभ्रांशु का चेहरा दुखी है, वो कुछ कहना चाह रहा है, लेकिन क्या कहना चाह रहा है ये अयोध्या बाबू समझ नहीं पा रहे थे। ये वो दिन था जब विभ्रांशु ने यह जान लिया था कि उसकी मां की मृत्यु को दवा से महज टाला जा रहा है। विभ्रांशु अक्षर से क्या कहना चाह रहा है यह अयोध्या बाबू जान नहीं पाए, लेकिन विभ्रांशु किसी बात से अंदर ही अंदर संघर्ष कर रहा था, यह अयोध्या बाबू समझ पा रहे थे। उसकी आदतें अब पहले की तरह बिगड़ी नहीं थी, वो पहले की तरह अब समझदारों की तरह अपनी मां का देखभाल कर। यह वही समय था जब मनी ऑर्डर से पैसे भेजकर पार्सल से दवा मंगाई जा रही थी। यह वही समय था जब उसकी मां की हालत में निरंतर सुधार जारी था, और यह वही समय था जब शकुंतला को मानस का एक और नया पाठ खूब भाने लगा था। दुख से सुख की ओर बढ़ते समय उसी समय एक घटना घटी। विभ्रांशु, हाय बाबूजी। ये मनी ऑर्डर के रुपए हैं, पार्सल से दवा मंगवा रहे। क्यों, क्या हुआ? पैसे खर्च करने से क्या फायदा? मतलब? मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए, ये बिल्कुल ही सीधा है। दवा से वो बच तो सकती नहीं। आप दवा से सिर्फ उनके जिंदगी को 7-6 महीने और खींच सकते हैं बस। और जब मरना ही है तो मृत्यु को सार्थक क्यों ना हो? आज 31 अक्टूबर है और माँ की सेवा निवृत्ति 30 मार्च को। अगर 30 मार्च के बाद माँ का निधन होता है तो हमारे हाथ मात्र उनकी पेंशन आएगी, लेकिन अगर उससे पहले, तब मेरी माँ के मरने का दुख क्या मुझे नहीं होगा? लेकिन जब मरना ही है तब हमें व्यवहारिक स्तर पर आकर सोचना होगा ना। आखिर क्यों हम अपने हाथ में आया अवसर गवाएं? ये तो हमारे और सरकार के बीच की बात है, सोचना होगा। विभ्रांशु को जो कहना था उसने कह दिया। इसके बाद उसने जिस तूफान की कल्पना की थी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अयोध्या बाबू 2 मिनट तक किन कर्तव्य विमूढ़ होकर वहां बैठे रहे।
फिर वो आगे वाले कमरे में चले गए जहां शकुंतला रहती थी और जहां टेलीविजन। उन्होंने देखा खाट पर शकुंतला निश्चिंत होकर लेटी हुई थी, लेकिन उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी और ना ही उसके सांसों की सरसराहट थी वहां। अयोध्या बाबू डर गए, कहीं विभ्रांशु की कही हुई बात सच तो नहीं हो गई। अयोध्या बाबू ने शकुंतला को हिलाया, उसके शरीर में हलचल हुई। उसके बाद अयोध्या बाबू सीधे ऊपर अपने कमरे में चले गए। अयोध्या बाबू को याद आया उनके जिंदगी के सारे अहम फैसले इसी कमरे में सज होकर निकले। यह वही कमरा है जहां विभ्रांशु के कक्षा 6 में अनुत्तीर्ण होने पर उसे पहली बार डांट लगाई थी। यह वही कमरा है जहां उसके बनारस भेजने का फैसला लिया गया था और ये वही कमरा है जहां उसने पहली बार अपनी असफलता के लिए आरक्षण को दोष ठहराया था और ये वही कमरा है जहां पर उसके सुरभि गारमेंट खोलने के निर्णय से वो अंदर ही अंदर बहुत खुश हुए थे और ये वही कमरा है जहां विभ्रांशु के लेनदारों के कर्ज चुकाने के बारे में उन्होंने मंथन किया। उन्होंने पाया वो विभ्रांशु के लिए एक ढाल की तरह है। उनके बिना विभ्रांशु का आगे बढ़ना लगभग असंभव है। दुनिया के भीड़ में विभ्रांशु को रखकर देखा तो पाया वो कितना हताश, निराश और कितना असहाय। आज रात को अयोध्या बाबू विभ्रांशु का इंतजार कर रहे थे। बाबूजी, खाना लगा दूं? नहीं, विभू को आ जाने। ना जाने कहां से आज अयोध्या बाबू के मुंह से विभ्रांशु के बचपन का प्यारा नाम विभू निकल आया। अयोध्या बाबू को याद आया ये नाम शकुंतला ने ही उसे दिया था। वो उनसे कहती विभू का वैभव बहुत बड़ा होगा। रात को खाने के टेबल पर वे शांत बैठे थे। विभ्रांशु तभी निगाह से बार बार उनको देखने की कोशिश कर रहा था। विभ्रांशु जानता था आज साथ खाने का मतलब कुछ खास है। आज पत्नी की विजय होती है या पुत्र मोह की। खाना समाप्त होते ही उन्होंने विभ्रांशु से कहा, हाँ तुम शायद ठीक कहते हो, हमें व्यवहारिक स्तर पर ही आकर सोचना होगा। विभ्रांशु का चेहरा एकाएक प्रसन्नता से खिल गया। उसके बाद अयोध्या बाबू वहां से एक बार पुनः शकुंतला के कमरे के आगे से गुजरे। एक पल को ठहरे जहां पर अभी भी शकुंतला निश्चिंत होकर खाट पर लेटी हुई थी। उन्होंने शकुंतला की तरफ देखा और मन ही मन से प्रश्न